शुरुआत करें उससे पहले तो आज का दिन बहुत बड़ा है, तो सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा करें और जितने भी पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थी हैं या मेरे साथी हैं या मेरे सहयोगी हैं, ईश्वर उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे अब हम लोग। राष्ट्रपति से संबंधित जैसे ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिस निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सवाल लेके आता है। जो भी टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ वो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में उनसे संबंधित सवाल आते हैं, तो प्रत्येक वीडियो जो है वो महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति भी एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा टॉपिक है विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सदा मांग में रहता है, मतलब इसमें से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने यहाँ कुछ अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन जाता है तो उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। आप थोड़ा सा सुनिएगा इसको, और बार बार दोहराने से ये याद हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहीं पर इसको याद करवाने की। तो शुरुआत करते हैं हमारे राष्ट्रपति के बारे में। आइए देखिए, भारत के अंदर जो व्यवस्था अपनाई गई है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। कि भारत क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र की पहचान क्या होती है? इस दुनिया में प्रत्येक देश, इस दुनिया का प्रत्येक देश गणतंत्र देश होगा यदि वहाँ के राष्ट्रपति को निर्वाचन पद्धति के द्वारा नियुक्त किया जाए। मतलब कि ऐसा देश जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा जो है अपने पद के ऊपर आसीन हो, तो उस प्रत्येक देश को गणतंत्र देश कहते हैं, जिसके देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो हमारा भारत देश भी गणतंत्रात्मक देश है। आप जानते हैं जब संविधान सभा बनी थी तो 26 जनवरी और 1950 को हमारे देश में हम लोगों ने जब संविधान को लागू किया तो हमारा देश गणतंत्र देश हो गया, क्योंकि उस दिन से हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति गणतंत्र के रूप में अपने पद के ऊपर स्थापित हो गए थे। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, आइए करते हैं। पहली बात यहाँ शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो बात है वो अनुच्छेद 52 के अंदर है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आपसे पूछ ले राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 52 है, जिसके अंदर राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। अगला क्या है? बहुत से एग्जामों में पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 53 क्या है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 53 क्या है? अनुच्छेद 53 में कह रखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ का मतलब क्या है? केंद्र, केंद्र का मतलब भारत देश के बारे में बात हुई है, तो संघ नाम दिया गया है भारत देश के लिए, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब संघ की जितनी भी शक्तियां हैं कार्यपालिका की, वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका सरल अर्थों में अगर बात बताऊं तो कोई भी अगर कार्य होता है हमारे देश के अंदर तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। संवैधानिक रूप से अगर कोई कार्य होता है तो वो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो कहा गया है 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, किसमें निहित होगी साहब? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अच्छा, इनके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा गया है कि राष्ट्रपति इन समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ये भी अनुच्छेद 53 की ही बात है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और इस शक्ति का प्रयोग वो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये बात लिखी हुई है, अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इसके साथ में एक बात और लिखी हुई है अनुच्छेद 53 में, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि हमारे देश के अंदर 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर वो राष्ट्रपति ही होगा। तो ये भी अनुच्छेद 53 के अंदर उल्लेख है कि तीनों सेनाएं जो हैं
उन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होगा, जो सर्वोच्च कमांडर होगा, वो कमांडर भी कौन होगा साहब? वो कमांडर राष्ट्रपति जी होंगे। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। ये भी अनुच्छेद 53 के अंदर ही उल्लेखित है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 क्या है? तो अनुच्छेद 54 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बात करता है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। तो अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के लिए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचक और मंडल होगा। ये कहा गया है हमारे अनुच्छेद 54 के अंदर। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और निर्वाचक मंडल के अंदर बता रखा है कि कौन होंगे उसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है तो उसके अंदर आप सभी को मालूम होगा वैसे इस बारे में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाया जाता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है। मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरी बात इसमें ध्यान रखिएगा कि तमाम हमारे जो राज्य हैं, हमारे जितने भी राज्य हैं, उन राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के वो भी निर्वाचित सदस्य है। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा कौन भाग लेता है? तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर, इसको मैं मिटाता जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा जो भी बिंदु आए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं थोड़ा मिटाता भी जा रहा हूँ। तो इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में कहा गया है कि 70वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। तो 70वां संविधान संशोधन 70, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली, ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी यहाँ के ये केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बोला लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस समस्त देश के राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये व्यवस्था कब की? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत की। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 ही उसके समर्थक ये भी होने आवश्यक हैं। 50 जो है प्रस्तावक, 50 तो होने चाहिए प्रस्तावक, और 50 ये 50 मतलब कि जो 50 ऐसे व्यक्ति जो संविधान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अंदर शामिल है, ये संसद के जो सदस्य हैं, लोकसभा या राज्यसभा के 50 सदस्य होने चाहिए जो राष्ट्रपति का नाम अनुमोदित करेंगे। तो 50 प्रस्तावक होंगे और 50 ही इसके समर्थक होंगे, 50 ही इसके समर्थक होंगे कि हाँ, हम इस राष्ट्रपति का नाम अनुमोदित करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 50-50 की व्यवस्था कर रखी है जो कि प्रस्तावक और समर्थक होंगे। ये भी हमारे निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। इसके बाद में क्या है अगला अनुच्छेद? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 किसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन प्रणाली है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। प्रणाली से मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो सब जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा और जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा वो मत डालेगा
लेकिन अपने मत के साथ में राष्ट्रपति की वरीयता को भी अंकित किया जाएगा। ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली बताई गई है अनुच्छेद 55 के अंदर। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये 4 अनुच्छेद हैं, क्लियर हो पाएंगे। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। और साथ में लिखा है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात है ये। अनुच्छेद 54 में कह रखा है कि अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और हमारे जितने भी राज्य उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। साथ में 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। 55 में बता दिया कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली होगी, जिसके अंदर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति से वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा क्या है साहब? इसके अलावा जो अगला है वो देखिए अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद 56 में क्या बता रखा है? तो अनुच्छेद 56 में बता रखा है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 56 में बता रखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो अनुच्छेद 56 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। आपसे सीधा सा पूछ ले, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 के अंदर है, जिसमें बता रखा है कि एक राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाएगा? 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। जिस तिथि से राष्ट्रपति शपथ लेगा उस तिथि से लेकर अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। ये अनुच्छेद 56 के अंदर बता रखा है। अनुच्छेद 57 में क्या है? तो अनुच्छेद 57 में है कि एक राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है अपने पद के ऊपर। तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है। पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है, मतलब पुनः राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति अपने पद के ऊपर दोबारा बैठ सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अक्सर कंफ्यूजन आ जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार चुना जा सकता है अपने पद पर, लेकिन हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के बारे में कोई समय सीमा नहीं है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 58 क्या है? अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई कि हमारे भारत के राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी। तो यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सवाल। तो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए मैंने एक बार पहले भी वीडियो डाला है कि राष्ट्रपति की योग्यता से मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए उसकी न्यूनतम उम्र का प्रावधान किया गया है। तो एक राष्ट्रपति के चुनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति पद का अपनी उम्मीदवारी पेश करता है कोई व्यक्ति, तो वो कम से कम 35 साल का होना चाहिए। दूसरी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब यहाँ संवैधानिक पद नहीं है। जैसे कोई राष्ट्रपति अगर पहले राज्यपाल बना हुआ तो क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? बताइए, अगर कोई राज्यपाल है तो क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? यस, ऑफ कोर्स लड़ सकता है। हमारे रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, ध्यान रखिएगा। तो कोई व्यक्ति लाभ का पद अलग दायरे में है, कभी इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे अपन, लेकिन एक राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है 57 में, और एक राष्ट्रपति की योग्यताएं जो बता रखी हैं वो 58 में है। विशेष रूप से 35 वर्ष की आयु इसकी होनी चाहिए। इनसे संबंधित सवाल आ जाता है। 59 क्या है? 59 के अंदर बता रखा है कि जो राष्ट्रपति है हमारे, वो किसी भी संघ के सदस्य नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब जब कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, राष्ट्रपति की जब नियुक्ति हो जाती है उनके पद के ऊपर, तो वो किसी भी संघ, किसी भी सभा के, किसी भी सदस्य के, मतलब किसी भी संघ के अंदर या किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं रह पाते। अगर राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य हैं या किसी पद पर हैं तो 14 दिन के अंदर, ध्यान रखिए कितने दिन? 14 दिन के अंदर उन्हें उस पद से त्याग पत्र देना होगा। तो ये बात जो है ये अनुच्छेद 59 के अंदर बता रखी है कि वो किसी भी पद के ऊपर अगर हैं तो 14 दिन के अंदर उस पद से उनको क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। उनको उनके पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 59 के अंदर बता रखा है, ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 59 के अंदर बता रखा है। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में अनुच्छेद 60।
अनुच्छेद 60 किसके बारे में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 60 का मतलब है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। यहाँ मैं एक बात और आप लोगों को ध्यान दिलाऊंगा कि जब हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, तो उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे और उनमें से एक अनुच्छेद 60 था जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति शपथ किस के नाम की लेता है, तो राष्ट्रपति जो संविधान है हमारा, उस संविधान के संरक्षण मतलब सुरक्षा करने की, तो राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की, प्रतिरक्षण की और परिरक्षण की, इनके नाम के साथ में ईश्वर के नाम की शपथ ले सकता है। इसके अलावा ईश्वर के नाम की शपथ ले सकता है। तो अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेगा तो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण और ईश्वर के नाम की शपथ लेगा। तो ये जो अनुच्छेद मैंने बताए ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अब साफ जब हमने राष्ट्रपति को बना दिया है तो राष्ट्रपति को बनाने के बाद में क्या हम हमारे राष्ट्रपति को अपने पद के ऊपर अगर वो बने हैं तो समय से पहले क्या उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑफ कोर्स हटाया जा सकता है। उसका उल्लेख किसमें है? तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 के अंदर। हमारे देश का राष्ट्रपति यदि किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाया जाए और संविधान के अनुसार बनाए गए नियमों के आधार के ऊपर अगर कार्य ना कर पाए तो ऐसी सूरत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 किस बारे में बात करता है? महाभियोग। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और उनको हटाया जा सकता है। महाभियोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं अलग से दूंगा आपको, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा। केवल इतनी सी बात जानकारी से मैं इसको उचित नहीं समझता, तो उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटा सा टॉपिक लेके आया था मैं राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिनमें से सवाल बन जाते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो मैं बता दूं आपको। एक तो इसमें से क्वेश्चन बनता है 58 में से कि 58 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित है। एक बनता है आपके 60 में से, इंपॉर्टेंट है ये भी कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो भी महत्वपूर्ण है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इधर अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 53 इसके बारे में भी सवाल बन सकता है और भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है इसमें भी सवाल बनता है। वैसे महत्वपूर्ण तो अनुच्छेद राष्ट्रपति के सभी हैं और वैसे भी हमारे देश के प्रथम नागरिक है, संवैधानिक सर्वोच्च पद के ऊपर है, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो है, उम्मीद है आपके जरूर काम आएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको समझ में आएगा और जानकारी आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और आज की महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर आपको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।